गांव में एक ऐसा रस्म था जिससे लड़कियां डर के मारे कांपती थी। हम बांग्लादेश में रहते थे। हमारा एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर था। और वहां पर एक ऐसा रस्म था जिससे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। कुएं के पास एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उसमें एकदम घना अंधेरा था। उसमें एक चारपाई थी और उस पर मैं लेटी अपने आंसू बहा रही। न जाने कैसा रस्म था और लड़कियों पर एक अजीब सा जुल्म था। सभी कुंवारी लड़कियों को इस परीक्षा को देनी पड़ती थी। और रस्म क्यों था? जिस गांव में रहती थी वहाँ एक अजीब सा रस्म था। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी, उस लड़की को अपनी पवित्रता को आजमाने के लिए एक अजीब सा रस्म वहाँ पर गांव से और उस कुएं के पास ले जाया जाता था और लड़की से पानी ढूंढ निकलवाया जाता था। अगर पानी में मिट्टी वाला आता है, सब समझते लड़की बदचलन है और अब अपवित्र हो चुकी है, यानी कि उस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। और उस लड़की को एक ऐसी कठिन परीक्षा देनी पड़ती और उस लड़की से जब तक कोई शादी ना करता, जब तक वह लड़की 7 दिन तक अंधेरे कमरे में ना गुजारती। और अगर डोल में पानी साफ सुथरा आता तो समझ जाते कि लड़की एकदम पवित्र है। फिर उस लड़की की शादी बड़े धूमधाम से होती। बचपन से ही ये रस्म देखते आ रही थी। एक सुनसान जगह पर वह कुआं बना हुआ था और उसके पास बस एक ही कमरा था जहां उस लड़की को रहना पड़ता, जो कुएं के गंदे पानी की वजह से वहां पर कैद कर दी जाती। वहां पर खाना पीना रख दिया जाता। जब छोटी थी मैंने अपनी चाची की बेटी की शादी तय हो गई थी, तो उसका पहली बार मानी मेला निकला था। सबसे लोगों ने पहले तो मेरी चाची की बेटी को बुरा भला कहा, कैरेक्टर लेस लड़की कहा और बेचारी रोती रही, बिलखती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, नहीं है। पर उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। किसी ने सबको उस कुएं के पानी पर यकीन था। कहते थे कि ये कुआं बिल्कुल पवित्र है और पवित्र लड़की के बारे में सच बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आती थी, लेकिन मेरी उस बहन को उस कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया कि कुछ 7 दिनों में वह बिल्कुल पवित्र हो जाए। वहाँ एक भगवान की मूर्ति रख दी जाती ताकि उस मूर्ति के सामने वह अपने पापों का प्रायश्चित कर पाए और वह बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। 7 दिन बाद जब मेरी बहन कमरे से बाहर दिखी तो उसकी रौनक बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, क्योंकि उसने उस कमरे में रोटी बिलखती रही और उसने खाना तक नहीं खाया था। उसकी वजह से उसकी सेहत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी और वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। लेकिन वह बिल्कुल चुप थी। उसने एक शब्द भी किसी से कुछ नहीं बोला। उसे फिर दोबारा से उस कुएं पर ले जाया गया। फिर से उसे डूब भरवाया गया। पानी इस बार बिल्कुल साफ था। फिर उसकी शादी की तारीख रख दी गई, लेकिन शादी से थोड़े दिन पहले ही वो मर गई थी। मरते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। सब कह रहे थे कि उसने जहर खा लिया है। मैं उस वक्त 10 साल की थी। मुझे अपनी चाची की बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसके मरने में मैं बहुत रोई थी और आज मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था। मुझे नहीं पता कि पानी मेला क्यों आया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। पूरा कमरा बंद था, एक खिड़की तक वहाँ नहीं थी। उस कमरे में कहीं से भी एक किरण की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। जब रात हुई तो वहाँ बिल्कुल सुनसान जगह थी। वहाँ काफी जंगल भी था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जंगली जानवर आकर मेरा दरवाजा तोड़ दे और मुझ पर हमला न कर दे। इस सोच में मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया था। मैं चारपाई से उठकर बैठ गई। फिर मुझे अपनी बहन का चेहरा आंखों में घूमने लगा। क्या सुर्ख सफेद रंग हुआ करती थी। एक बार कोई उसे देख लेता तो अपना नजर हटाना भूल जाता। लेकिन उस कमरे में 7 दिन के बाद जब वह बाहर निकली थी, बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, अब और बिल्कुल कमजोर हो गई थी। उस कमरे का दरवाजा लोहे का और मजबूत था,
इसे खोलना किसी औरत की बस की बात नहीं थी। खाने के नाम पर कटोरी उठाई तो उस कटोरी में फल के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर मुझे अपनी बहन का ख्याल आने लगा। शायद वो इसी वजह से इतनी कमजोर हो गई थी, क्योंकि वहाँ 2-3 फल के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर मुझे ऐसा ख्याल आने लगा कि शायद मैं भी इस कमरे में वही हाल होगा जो मेरी बहन का हुआ था। मैंने पूरे कमरे में स्विच का बटन ढूंढ लिया, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर बेबसी से दोबारा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ ही देर मुझे वहाँ बैठे हुआ था कि मुझे कुछ आहटों की आवाज आने लगी। मेरे तो डर के मारे जैसे मेरी मौत हो जाएगी, इस तरह का हालत हो गया। और बाहर जंगली कुत्ते का भौंकने की आवाजें आ रही थी। उसमें तूफान और बारिशों की बौछारें शुरू हो गई और बड़ी तेज से बिजलियां चमकने लगी। लेकिन फिर भी कमरे में ना बिजली की रोशनी आ रही थी और ना मुझे कुछ वहां दिखाई दे रहा था। जो साथ दे रहा था वो सिर्फ मेरे कान ही थे। जब बिजलियां गरजती तो मुझे लगता जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। तेज बारिश की आवाज सुनकर मेरा दिल अब जवाब देने लगा था। मैं रोने लगी थी। मुझे फिर से मेरी बहन याद आने लगी। यकीनन वह भी इसी डर के वजह से और अकेलेपन की वजह से डरती रही होगी। मैंने सोचा रोना से तो कोई हल नहीं होगा। मैंने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी, शायद भगवान मेरी कोई मदद कर जाए। फिर मैं उस कमरे में वॉशरूम ढूंढने लगी और मैं उसके अंदर चली गई। वॉशरूम के अंदर एक खिड़की खुली। मुझे वो बहुत हैरानी हुई, जबकि कमरे में कोई खिड़की नहीं थी तो वॉशरूम में खिड़की कैसे हो सकती थी। लेकिन जैसे मैंने उस खिड़की के बाहर आने वाले आदमी को देखा तो मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। हम लोग मिडिल क्लास के थे और हमारा खेती का काम था, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक था। मैंने अपने गांव में 12वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। पहले तो मैंने अपने पापा को बहुत प्यार से मनाया। जब वह नहीं माने तो मैं उनसे नाराज हो गई। फिर खाना पीना तक छोड़ दिया। मुझे पढ़ने का जैसे जुनून सवार था, लेकिन मेरे पापा को ये डर था। उन्होंने सुन रखा था कि लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो अपने मन का करने लगती हैं। इस वजह से मेरे पापा ने मुझे सख्ती से पढ़ाई करने का मना कर दिया था। मैं भी बहुत जिद्दी और मैंने अपने पापा को आखिरकार पढ़ने के लिए मना ही दिया। पर मेरे पापा ने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हारी शादी जहाँ करूँगा तुम्हें वहीं करना पड़ेगा, तब मैं पढ़ने दूंगा। अपने पापा की शर्त खुशी खुशी मान ली। गांव में तो कोई कॉलेज था ही नहीं, इसलिए मैं शहर चली गई और वहाँ पर हॉस्टल में रहने लगी। 15-15 दिन बाद मैं गांव आती थी। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली, फिर मैं गांव की तरफ लौटी। फिर मेरे पापा ने जल्दी से मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई थी। मेरे पापा कहने लगे, निशा तुम्हारी 1 हफ्ते बाद शादी है। मैंने अपना वादा निभाया है और तुम अपना वादा निभाओगी, और तुम शादी के मामले में कोई सवाल मुझसे नहीं पूछोगी। अब क्या था, मेरी जुबान को तो ताला पहले ही लग गया था, इसलिए मैं चुप सी हो गई। वह कौन था और वह कैसा था जिससे मेरी शादी हो रही थी? मुझे कुछ भी पूछने का भी हक नहीं था, इसलिए मैंने अब चुप्पी मार ली थी। फिर मेरे दिल में पहले से ऐसा कोई जज्बा किसी के लिए नहीं था, इसलिए जो मेरे पापा की पसंद थी मुझे दिल से कबूल थी। मैं जानती थी कि मेरे पापा मुझसे निकली एक भी शर्त मेरे खानदान में बातें होने लगेगी कि बेटी के ग्रेजुएशन क्या कर लिया है कि माँ बाप के सामने जुबानें चलाने लगी है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन पापा की हालत देखकर मुझे बहुत शक होने लगा था। वह घबराए हुए थे, मुझे देखकर आंखों में आंसू लिए हुए थे। जब मैं नहीं देखती तो अपने आंसू पोंछने लगते, अपनी आंखों को रगड़ने लगते, बार बार मेरे सर पर हाथ रख कर कहते, भगवान तुझे बुरी नसीबों से बचाए। कभी अपने सीने से मुझे लगाते तो शायद उन्हें 2 भाइयों के बाद हुई थी और मेरे बाद उनकी कोई और बेटी नहीं थी। मैं इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पापा ज़्यादा उदास हो रहे थे। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आने लगी, मेरे पापा की घबराहट बढ़ने लगी थी। वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले मेरी माँ
मेरे कमरे में आई। जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा मैं सुनकर बिल्कुल घबरा सी गई। मम्मी कहने लगी कि निशा, कल तुम्हें पवित्र कुएं के पास जाना होगा। देखो तो 4 साल शहर के हॉस्टल में रहकर आई हो, मुझे बता दो कि कहीं अपने पापा की इज्जत की अर्थी तो नहीं निकाल दिया। कल सबके सामने तेरी पवित्रता का परीक्षा है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे पापा तो जीते जी मर जाएंगे। ये कहकर मेरी मम्मी बहुत जोर जोर से रोने लगी। कहा, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हॉस्टल में सिर्फ अपनी पढ़ाई के मतलब से गई थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप फिक्र ना करें, पापा की इज्जत पर खरोच भी नहीं आने दूंगी। मेरी बात पर मम्मी को थोड़ा सा सब्र तो हुआ। इतनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी इस कुएं की कहानी मेरे समझ से बाहर थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कुएं के पानी गंदा और साफ से लड़की का कैरेक्टर को भापा जाना। कभी मिट्टी बिल्कुल सतह पर बैठ जाती है तो पानी साफ होता है, फिर उससे किसी लड़की के कैरेक्टर को कैसे भापा जाता है। लेकिन मेरे दिल में तो बिल्कुल इत्मीनान था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब कुएं के मटियाले रंग के पानी ने मुझे कैरेक्टर लेस लड़की साबित कर दिया। मैं तो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। मेरे होश हवास बिल्कुल गुम हो गए थे। मैंने सबसे बहुत कहा कि ये कुआं बिल्कुल झूठा है, मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है जो मेरे पापा को बदनामी उठानी पड़ेगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर देख लो। अब तो तरक्की हो चुकी है, तुम ऐसे बेहुदा रस्म को मनाना छोड़ दो। पर मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी और मुझ पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। फिर मेरे साथ भी वही सब हुआ जो मेरी चाची के लड़की के साथ हुआ था। उस सुनसान वीरान जंगलों में कमरे में मुझे बंद कर दिया। मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई थी जैसे एक मुर्दे की हो गई हो। वह एकदम जमीन पर बैठ गए जैसे मैंने सच में कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। मुझ पर लोगों बहुत बुरे बुरे कमेंट किए। पापा से मेरे बारे में कहने लगे, देखो लो तुम्हारी बेटी ने क्या गुल खिलाया है। हम लोगों ने कहा भी था कि अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए मत भेजो। देखो तुम्हारी इज्जत को कैसे बेटी में मिला कर आई है। तेरी बेटी ने तेरी सर की पगड़ी पैरों तले रोन दिया है। मैंने अपने पापा के सामने बैठकर रोती रही, बिलखती रही कि पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर देख लो। लेकिन सब लोगों को उस पवित्र कुएं की सच्चाई पर यकीन था, जिसका झूठा होने की मैं कसम खा सकती थी। भला अपने कैरेक्टर के बारे में मुझसे अच्छा और कौन जान सकता था। मुझे उस कमरे में बंद कर दिया गया। वॉशरूम की खिड़की पर एक आदमी की हाथ देखकर मैं बेहोश हो गई। जल्दी ही मुझे होश आ गया था। वॉशरूम से बाहर निकल गई और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। फिर सोचने लगी, ये क्या माजरा था। एक सुनसान बियाबान जंगल में एक कमरा ही तो था, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। फिर जब कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और वॉशरूम गई तो वहां पर भी मुझे कोई खिड़की नजर नहीं आ रही थी। फिर वह खिड़की अचानक से कहां से आ गई और एक आदमी का हाथ। कुछ ही देर बाद जब वॉशरूम के अंदर से दरवाजे पर कोई आदमी मेरे कमरे में आया तो जैसे लगा मेरा कलेजा फट के मेरे हाथ में आ जाएगा। मैं इस तरह डर गई थी जैसे अब मेरी की तब मरी। वॉशरूम का दरवाजा भी लोहे का था। बहुत जोर से धड़ धड़ आवाजें आई, लेकिन डर के मारे एक कोने में छुपकर बैठी रही। दरवाजा नहीं खोला। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बस दरवाजा ही खटकता रहा। फिर कुछ देर बाद मैं चुप रही। न जाने रोते रोते कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर भी जब मुझे रात का ख्याल आया तो मुझे डर लगने लगा। पूरा दिन में डर की हालात में गुजर रहा था। भूख से जब मैं बेहाल होने लगी तो मैंने कमरे में जो फल रखे हुए थे उसे खाना शुरू कर दिया था। रात को फिर से दरवाजा बजने के लगा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। उससे अगली सुबह मैंने ये सोचा कि आज मैं वॉशरूम का अंदर से अच्छे से चेक कर लूंगी। मैंने दिन में ही वॉशरूम को खूब अच्छे से चेक कर लिया। जहाँ से खिड़की खुली थी वहाँ दिन में देखने में दीवार जैसी लग रही थी।
मैंने जब उस पर हाथ फेरा तो वह सिर्फ देखने में दीवार थी जैसी थी, लेकिन वह जगह लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उसे बाहर की तरफ धकेला, फिर कुछ जोर लगाने पर वह खिड़की खुल गई थी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो वह एक पतली सी बंद गली थी जिसकी छत बंद थी और गली में भी अंधेरा सा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था, लेकिन मैं उस खिड़की के तरफ से उस गली में उतर गई। मुझे कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। मैं वहां से निकल गई। वह गली बहुत ही पतली थी, सिर्फ 2 ही आदमी मुश्किल से उसमें चल सकते थे। डरते डरते आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, उस गली में थोड़ी सी रोशनी होने लगी थी। गली की छत पर गोल गोल सुराख थे जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रहे थे। मैंने चलती चलती जा रही थी। सामने एक दीवार थी जिससे रास्ता बंद हो चुका था। चल चल कर मैं थक गई थी। काफी लंबा रास्ता था। सामने दीवार देखकर मेरा जी चाह रहा था मैं कि फूट फूट हो रही हूँ। मेरी सारी मेहनत बेकार गई, लेकिन जैसे ही मेरी नजर ऊपर की तरफ पड़ी, मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ऊपर लोहे का चौकोर सा ढक्कन था, जैसे सड़कों पर गटर का ढक्कन बना हुआ होता है। वहाँ एक मोटा सा पाइप भी था। पाइप की तरफ से ऊपर लोहे का ढक्कन बाहर की तरफ धकेला। जब बाहर निकली तो सामने जो आदमी नजर आया, उसे देखकर तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वह तो हमारे गांव का चौधरी बहुत रहमदिल आदमी था। गांव वालों की मदद करता रहता था। यहाँ तक कि गांव के घर वालों में जा कर मदद करता था। यहाँ तक कि गांव के घरों में जा कर जरूरतमंदों को चुपचाप पैसे पकड़ा कर आता था। किसी लड़की की शादी होती तो वहाँ खर्चा अपने जेब से करता रहता था। कहता अब ये सब मेरी बेटियां हैं, इसलिए गांव की कोई भी लड़की उससे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वह हमारे बाप की उम्र से भी बड़ा था। फिर हमारे सर के ऊपर बाप की तरह प्यार देता था। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लोग उसे अपना माई बाप समझते थे। उसके बड़े से महल में कई बार जा चुकी थी। उसकी बेटी मेरे ही साथ ग्रेजुएशन करी थी और मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती थी। लेकिन वह अमीर थी, इसलिए हॉस्टल में उसका कमरा उसके हिसाब से था। मैं गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए मैंने छोटा सा कमरा ले रखा था। लेकिन सरपंच की लड़की में गरूर नाम का कोई चीज भी नहीं था। जब भी मुझे गांव जाना होता, वह अपनी गाड़ी में मुझे बिठाकर गांव ले आती। मुझे कहती, निशा मेरे साथ ही चलो, गांव पहुंचकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। लेकिन मैं मना कर देती थी कि मुझे पापा लेने आएंगे, उन्हीं के साथ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर सरपंच अंकल बोलते कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा तुम मेरे साथ आई। वह अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी बेटी को लेने आते थे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती और मुझे घर तक छोड़ देते और मेरे पापा को कहते ये मेरे साथ आई है। मेरे पापा उनका धन्यवाद करते नहीं थकते थे। कई बार पढ़ाई के सिलसिले में अपने पापा के साथ उस सरपंच साहब के महल में गई थी। उनकी बेटी मेरी उम्र की थी, तो अक्सर कभी मुझे कुछ पूछना होता तो मैं पापा के साथ चली जाती थी। आज वे लोहे का ढक्कन उठाकर उनके महल का पिछला हिस्सा देखकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हुआ था। मैं अपने मसीहा के पास पहुंच गई थी। यकीनन ये मेरी मदद जरूर करेंगे। इस कदर वे नरम दिल आदमी थे, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि मैं भागकर अगले हिस्से में जाती, एकदम मेरे पैर वहीं पर जम से गए। मेरे दिमाग में मुझ पर काबू पाया था कि अगर वही मेरे मसीहा हैं तो उस कमरे का रास्ता उनके घर तक कैसे पहुंच रहा है, जिस कमरे को एक सुनसान सी जगह पर बनाया गया है। वहाँ पर पिछले हिस्से में बाग सा बना हुआ था, ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। मैं वहाँ मौजूद पेड़ की आड़ में छुप गई। मुझे खतरे की घंटी का एहसास हो गया था। रात तक मैं वहीं बैठी रही। रात को जब अंधेरा हो गया तो वहीं सरपंच वहाँ अपने 2 नौकरों के साथ उसी लोहे के ढक्कन के पास खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा सा ढका हुआ था। अपने एक नौकर से कहने लगा, आज अगर वह लड़की दरवाजा न खोली तो दरवाजा तोड़ देगा। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। ये इंसानी रूप में ये किसी
भेड़िए से कम नहीं है। अब मेरा दिल ये घबरा रहा था कि मुझे कमरे में ना पाकर समझ जाएगा कि मैं उसके घर में ही हूँ। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्दी जल्दी उस घर से निकलना था, मगर कैसे? वह सरपंच ये कहकर जा चुका था। मैं इतने पेड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ बिना सोचे समझे कूद गई। दूसरी तरफ नरम गीली मिट्टी का ढेर था, इसलिए मुझे चोट नहीं आई थी। मैं अंधाधुंध भाग रही थी, नहीं जानती थी कि मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन मुझे बस अपनी इज्जत बचानी थी। गांव वालों के सामने उस पवित्र कुएं का असली रूप दिखाना था, जिसे लोगों के दिल में से गलतफहमी को हटाना था। मेरी बहन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था, अब ये भेद मुझ पर खुल गया था। वह क्यों मर गई थी? यकीनन वह जहर खाकर अपनी जान उसने ले ली थी। मैं भी अपनी चाची की बेटी की तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरे दिल में उस सरपंच का बहुत इज्जत था। मैं उसको बिल्कुल अपने बाप के जैसा मानती थी, इसलिए उसकी गलत इरादों को अपनी भनक भी ना पड़ने दी। ये सारा खेल उसी सरपंच का रचा हुआ था। वह एक पानी के कुएं में भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाया था, जो दिन में गांव के लोगों के सामने उनका हमदर्द बनकर उनके घरों में जाता था। उनकी लड़कियों को देख सके, उनमें से जो उसे अच्छी लगती उसे कुएं के जरिए उसे गलत कैरेक्टर साबित करके उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। कमरे में बंद करके उसने अपने गलत इरादे पूरे करता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिस तरफ भाग रही हूँ वह उसकी मंजिल क्या है, ये कहाँ खत्म होगा, लेकिन मैं भाग भाग कर हाँफने लगी थी। अचानक से एक जीप के सामने तेजी से रोशनी में मेरे आंखों पर पड़ी तो मेरी आंखें चौंधिया सी गई थी। मैं भाग भाग कर अब थक सी गई थी। वह जीप जैसे मेरे सामने रुक गई। मैं गिर कर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया मैं एक हॉस्पिटल में थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मेरी आंखों के सामने देखकर मेरी जान से निकल गई थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते रोते अब मेरी हिचकियां बंद हो गई थी। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थी। सामने उसी सरपंच का नौजवान बेटा मौजूद था। वही मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था। मैं उसकी जीप से टकराते हुए बची थी। मुझे पता था कि मैं जिस परेशानी से बचकर भागी थी फिर उसी में जाकर फंस जाऊंगी। वह नौजवान मेरे पास आया तो मैं डर के सहम कर पीछे हट गई थी। मुझे कहने लगा, कौन हो तुम? वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं कई बार उसके घर उसकी बहन के पास जा चुकी थी। सरासर तो वह मुझे देख ही चुका था। मुझे ये डर था कि कहीं मुझे पहचान न ले, इसलिए मैंने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन मेरी बुरी किस्मत के वह मुझे पहचान चुका था और मुझे मेरे भागने और ढूंढने की वजह पूछने लगा। मैं उसे क्या बताती कि अगर सच बता देती तब भी मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करता तो उसी का बेटा था। भला मेरी बात सुनकर अपने बाप को क्यों गलत समझता? वह मुझसे कहने लगा, अगर मैंने उसे सच नहीं बताया तो वह मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं पहले ही डरी सहमी हुई थी। उसकी बात सुनकर मैं तो बदहवास हो गई। मैंने सोचा कि मौत तो वैसे भी मेरे चारों तरफ मंडरा रही है, तो बेहतर है कि सच कहकर मर जाऊं। मेरे दिमाग में आने लगा कि मेरी बहन भी इसीलिए जहर खाया होगा, क्योंकि जानती थी कि अगर ये बात खुल गई तो कोई रास्ता नहीं है। मैंने उस नौजवान को सारी सच्चाई बता दी। अपने बाप का नाम सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। मैं जान गई थी कि अब मुझे मरने से सिर्फ भगवान ही के अलावा कोई नहीं बचा सकता। वह बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हुए मुझे गांव ले जा रहा था। मैं उसकी बहुत मिन्नतें करने लगी कि मेरी जान बख्श दो, लेकिन गाड़ी जहां खड़ी हुई थी वह देखकर मेरी जान निकल गई। कुछ ही देर पहले पुलिस सरपंच को पकड़कर ले जा चुकी थी। उस कुएं की हकीकत सारा गांव जान चुका था। मुझ पर ये राज उस दिन खुला कि सरपंच का बेटा पुलिस में है। जब उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हुई मुझे लगा वह मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। अपने बाप पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में
मुझ पर साबित करेगा। लेकिन जब मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर गई तो बहुत से सिपाही उसको देख सलूट मारने लगे, सर सर कहने लगे। वह मुझे अपने ऑफिस में ले गया, सारा बयान लिखवाया गया। फिर मुझसे कहने लगा कि अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मैंने कहा कि तुम अपने बाप के खिलाफ कैसे चल सकते हो। वह कहने लगा कि वह मेरा सगा बाप नहीं है, मेरी माँ से उसने जबरदस्ती शादी की थी। मेरे सगे बाप से मेरी माँ को जबरदस्ती तलाक दिलवाकर उसने मेरी माँ से शादी कर लिया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। ये आदमी खूबसूरत औरतों को देखकर पागल सा हो जाता है। मैं पहले से ही ऐसी किसी मौके की तलाश में था, बस उसके एक एफआईआर के लिए इंतजार कर रहा था। बस वह आप हो गई हो और ये मेरे लिए इतना बहुत है। कमरे का राज भी खुल चुका है। मैं आज़ाद थी, इस वक्त अपने बाप के घर पर मौजूद थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, खुद को हालात के हिस्से नहीं किया था। अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश में वह सब किया जो मुझसे हो सका। इसलिए भगवान ने मेरी हर कदम पर हिफाजत की थी। मेरी वजह से आज एक रस्म टूटी थी, जब किसी लड़की के कैरेक्टर पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं इस बात से बहुत खुश थी। मेरे पापा मुझ पर बहुत फख्र करने लगे थे। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी दोस्तों, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रंभा है। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे 2 भाई बहन भी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। वे मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया करते थे। मैं जो फरमाइश करती उसे वह पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठते थे। मेरी जुबान पर शब्द बाद में आते और मेरी ज़रूरत पहले ही पूरी हो जाया करती थी। कुछ महीने, कुछ साल पहले मेरी मम्मी की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। फिर पापा ने बड़े भाई की शादी कर दी। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे भाई और भाभी की शादी को 1 साल हो गया था और उस 1 साल में उसने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे भाई ने मेरी शादी की जिम्मेदारी भी मेरे भाभी के सर पर डाल दी थी। उसने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए मैं दोस्तों के साथ आए रोज घूमने निकल जाया करती थी। यूं ही एक दिन हम सब होटल में बैठकर लंच कर रहे थे, जब अचानक वेटर ने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे टेबल पर रख दिया और कहा कि किसी ने ये मेरे लिए भेजे हैं। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे लिए कौन भेज सकता है। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद अक्सर ऐसे ही होने लगा। मुझे रोज़ाना फूलों से भरा गुलदस्ता मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे भी इन फूलों की आदत हो गई। मैं देखना चाहती थी कि वह कौन है जो मुझे फूल देता है। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी कि मैंने देखा एक आदमी ने, जिसने ब्लू जैकेट पहनी हुई थी, मेरे कमरे की खिड़की के अंदर फूल फेंक कर चला गया। मैं भाग कर नीचे गई, मगर तब तक वह आदमी जा चुका था।
इसी शाम को भाभी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मगर मैं तो उस फूल भेजने वाले आदमी को जानती भी नहीं थी। शायद मेरी किस्मत में यही था। हैरत की बात ये थी कि जब मेरा रिश्ता तय हुआ था, शायद उसको भी पता चल गया था, क्योंकि उसने अब फूल भेजना बंद कर दिया था। शुरू में उदास रही, मगर फिर मैंने अपना ध्यान अपनी शादी की तैयारियों में लगा दिया। बहुत जल्दी ही मेरी भाभी ने मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से तय कर दी। मेरे घर में जितने भी मेंबर थे वह बिल्कुल ही फ्रैंक थे, एक दूसरे के एकदम खुलकर बात किया करते थे। इसलिए शादी से पहले ही कई बार मेरा आमना सामना उमेश से हुआ, मगर मैंने हर बार यूं ही नोटिस किया कि वह काफी टेंशन में रहने वाला इंसान है, इतना घुल मिलकर बात नहीं करता। मैंने भाभी से बात की तो कहने लगी, अरे उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, शादी से पहले सारे मर्द ऐसे ही रूखे फीके होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाते हैं। तुम्हारे भाई भी शुरू के दिनों में ऐसे ही थे, मगर अब देख लो कैसे मेरे आगे पीछे फिरते हैं। भाभी की बातों से मेरे काफी हद तक तसल्ली हो गई और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी उमेश से हो गई। वे बहुत अच्छा था। उनके घर में मेरी सास, ननद और मेरे होने वाले पति थे। अब हमारी शादी के 8 दिन चल रहे थे। सब अच्छे से बीत रहा था, लेकिन मुझे कुछ हरकतें उमेश की बहुत ही अजीब लग रही थी। वह बहुत तेज परफ्यूम लगाया करता था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन नई शादी तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। शादी की रात भी मैं तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी। जब दूल्हा बनकर मेरे कमरे में आया तो मैं इतने हैंडसम आदमी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने मुझे मुंह दिखाई दी थी कि मेरी आंखें नींद से भरने लगी और मैं वैसे ही वहीं सो गई। सुबह उठी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन उमेश ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको थकान की वजह से नींद आ गई होगी। मुझे उसकी आदत बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल साफ दिल रखने वाला आदमी था। रिसेप्शन वाले दिन भी बहुत थका देने वाला था। 5 घंटे बराबर बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी, इसलिए कमरे में आते ही कमर सीधी करने को लेट गई, मगर लेटते ही आंख लग गई और मैं सो गई। मुझे सुबह बहुत डर लग रहा था कि उमेश नाराज होगा। अगर वह नाराज था भी तो उसने मुझे महसूस तो नहीं करवाया। वह नॉर्मल मुझसे बात कर रहा था। मुझे कुछ दिनों की बात थी, जब उमेश काम से घर वापस आया तो उसने इतनी तेज परफ्यूम लगा रखी थी कि मेरी नाक को चुभने लगी और मैं नींद में जाने लगी। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए लेट गए। मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। रात के आखिर पहर में मैंने डरावना सपना देखा तो डर के मारे मेरी आंख खुल गई। मैंने उमेश को आवाज दी तो हैरान रह गई। मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ देखा तो उमेश गायब था। मैं परेशान से उठी और पूरा कमरा देख लिया, लेकिन उमेश का कोई अता पता नहीं था। बाथरूम भी मैंने चेक कर लिया, लेकिन वहाँ भी नहीं था। मैं डरते हुए दोबारा बेड पर आ गई। बाकी सारी रात मेरी डरते हुए गुजरी। सुबह तो नाश्ते के टेबल पर उमेश को देखकर धक्का सा लगा। मैंने पूछा कि कहाँ थे आप, तो कहने लगा कि तुम बहुत जल्दी सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सारी रात आंगन में टहलता रहा। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हुई कि पत्नी का काम पति को खुश करना है और मैं रोज 9 बजे ही सो जाया करती हूँ। पता नहीं शादी के बाद इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी थी। अपने घर में तो मैं 2 या 3 बजे तक जाग जाया करती थी। यहाँ पता नहीं क्यों उमेश के घर आते ही मुझे नींद के झोंके आने लगते हैं। मुझे उमेश के चेहरे पर नाराजगी तो नजर नहीं आई, मगर मैं उसका शिकायत समझ गई थी। अगले दिन मैंने दोपहर में ही सो के अपनी नींद पूरी कर ली, ताकि रात को जल्दी ना सो सकूं। शाम होते ही मैंने तैयार होना शुरू कर दिया। तैयार होकर मैंने उमेश का इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह ऑफिस से आया, मैंने उसके हाथ से बैग ले लिया और खुद को मुस्कुराकर उसको देखने लगी। उनको देखा तो वे बहुत थके हुए लग रहे थे। मुझे लगा वे मेरी तारीफ करेंगे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। इसलिए मैं उनके बिल्कुल करीब चली गई, मगर फिर उनके परफ्यूम से मुझे छींकें आने लगी। उमेश ने बहुत तेज परफ्यूम लगाई हुई थी, इतनी तेज कि कुछ ही मिनटों में मेरा सर चकराने लगा और फिर मैं गहरी नींद में चली गई। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता।
सुबह उठी तो सर भारी सा हो रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने हाथों और पैरों पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई। मेरे हाथ, पाँव और सूजन पड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। उमेश भी कमरे में नहीं थे। नाश्ते के टेबल पर सास ने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। मैं घबरा गई और कहने लगी कि पता नहीं, सूजन हो गई। मेरी सास कहने लगी, अपने हाथों और पाँव पर कोई क्रीम वगैरह लगाओ ताकि सूजन खत्म हो जाए। अच्छी पत्नियां पति के लिए खूबसूरत लगती हैं। अपने खूबसूरती में फर्क नहीं आने देना। पति काबू में रहता है। इसी तरह कुछ देर बाद उमेश बाहर से आता नजर आया। मैं समझ गई कि मेरे सोने के बाद बेचारा आंगन में चला गया होगा। मेरी सास अच्छी औरत थी। अक्सर मुझे समझाती रहती थी कि पति को कैसे मुट्ठी में करना है, मगर मैं क्या बताती कि हम दोनों तो अभी तक नाम के सिवा एक दूसरे को जान ही नहीं पाए। अब मेरी शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और मुझे उमेश के धूप छांव जैसी दिमाग की समझ नहीं आ रही थी। कभी वह मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाया करता और कभी ऐसे अजनबी हो जाया करता जैसे मुझे वह जानता ही ना हो। यूं उस दिन एतवार का दिन था। जब मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक कमरे में आया और मुझे कुछ अजीब सा लगा। वह बहुत जल्दी में लग रहा था। मैं चुप से बैठी उसे देखने लगी। वह तैयार होकर कहीं चला गया और मुझे बताना भी पसंद नहीं किया कि वह कहाँ जा रहा है। मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझे डांट कर कह दिया कि तुम्हें मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। कुछ ही देर बाद जब सास ने मुझसे पूछा कि उमेश कहाँ है, तो मैं घबरा गई। मैंने अपनी सास को नहीं बताया और चुप्पी साध ली और मेरी शिकायत लगाने से मेरा पति मुझसे नाराज ना हो जाए। वैसे भी ज्यादातर वह मुझसे नाराज ही रहता। एक दिन मैंने बहुत कोशिश की, आज नहीं सोऊंगी, मगर फिर भी उनके आते ही उनकी परफ्यूम की वजह से मुझे नींद आ गई। मैंने उनसे अगले दिन कहा भी कि आप इतनी तेज परफ्यूम न लगाया करो, शायद इसी की वजह से मुझे नींद आ जाती है। अगर मेरी बात सुनकर उसने काफी गुस्सा किया। कहने लगा कि तुम अपनी नींद का इल्जाम मेरे परफ्यूम को क्यों दे रही हो? तुम खुद हर वक्त सोती रहती हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। पति काम से घर आए तो पत्नियां मुस्कुराकर उसका स्वागत करती हैं और तुम तो सो जाया करती हो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत रोई, लेकिन इतनी कोशिश की उसकी परफ्यूम की वजह से मुझे नींद भी आ जाती और सुबह हाथ पांव भी सूजे होते। मैं खुद को सोने से ना रोक पाती। अब तो मेरी सास को भी कुछ अंदाजा हो गया था कि हम दोनों में क्या चल रहा है। उसने भी अब मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी कि मैं अपने पति में दिलचस्पी लेने के बजाय सोती रहती हूँ। मैं कमरे में आकर बहुत रोई। मैंने शुरू से सारी समस्याओं पर गौर किया। सही समझ में आया कि उस परफ्यूम से ही कुछ ऐसा है जो मुझे सूट नहीं करता। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई सारी परफ्यूम सूंघी, मगर जो परफ्यूम उमेश लगाता था वह परफ्यूम मुझे कहीं नहीं मिली। उसका मतलब था कि वे बाहर से ही लगाकर आता था। रात को उमेश घर आया तो जब फ्रेश होने बाथरूम में गया तो मैंने चोरी से चुपके से उसकी बैग की तलाशी ली। बैग के अंदर एक परफ्यूम का डिब्बा पड़ा हुआ था। मैंने उसे जल्दी से सूंघकर खुद पर छिड़क ली। अचानक ख्याल आया कि इसी परफ्यूम की वजह से तो मैं सो जाती हूँ, मगर तब तक देर हो चुकी थी और कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। मेरा पति मुझे बहुत बातें सुनाया था कि मैं और पत्नियों की तरह उसका इंतजार नहीं करती, बल्कि उसके आते ही सो जाती हूँ। मगर जब भी मैं परफ्यूम की बातें करती तो वह गुस्सा हो जाया करता था। कहता कि मैंने भी तो परफ्यूम लगाई है, मुझे नींद क्यों नहीं आती। उसके ख्याल से मैं ही बहाने बनाती थी ताकि उससे दूर हूँ, मगर मैं कैसे समझाती कि मुझे तो खुद भी इन सारे चक्करों की समझ नहीं आ रही थी। परफ्यूम से मुझे बेहोशी आने लग जाती थी। रोज रोज इस तरह के ड्रामों से मैं तंग आ गई थी। इसलिए बस एक दफ़ा फैसला कर लिया कि उस परफ्यूम वाले राज तक पहुँच सकूं। मैंने उमेश के आने से पहले ढेर सारी रुई नाक में डाल ली। उमेश आए तो उनके सामने मैंने नींद आने का बहाना किया और बेड पर लेट गई। मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा कि उमेश ने अपने बैग से वही वाला परफ्यूम निकाला और मुझ पर ढेर सारी छिड़क दी। मैं उसे देखकर बिल्कुल डर गई कि ये क्या कर रहा है। अब मुझे इस बात की खबर हो गई कि वह खुद चाहता था कि मैं सो जाऊं और वह सारा इल्जाम मुझे देता रहा कि मैं जानबूझकर सो जाती हूँ। वह तो कृपा थी कि मैंने नाक में रुई डाल रखी थी।
और सांस बंद कर लिया था ताकि मुझ पर परफ्यूम का कोई असर ना हो। मुझ पर परफ्यूम छिड़कने के बाद वह खुद नहाने चला गया और जब नहा लिया तो वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं हैरत से उठकर खड़ी हुई कि देखूं तो सही वह कहाँ जाता है। उमेश सारी रात आंगन में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं उस उलझन का शिकार हो गई थी कि आखिर ये सब क्या है। वह मुझे खुद से क्यों दूर कर रहा था और इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाता था। आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? शायद वह मुझे पसंद नहीं करता था। मैं उसके दिल में अपना जगह बनाना चाहती थी, इसलिए अगले दिन मैंने बाजार जाने का फैसला किया था कि अपने पति के लिए कुछ गिफ्ट ले सकूं। उसका जन्मदिन नज़दीक था, उसे बहुत खूबसूरत तोहफा देना चाहती थी। शायद इसी बहाने उसका दिल मेरी तरफ पिघल जाता। मैं शॉपिंग सेंटर से गिफ्ट खरीद कर निकल ही रही थी कि सड़क के किनारे मैंने उमेश की कार को देखी। मैं हैरान हुई कि उमेश इस वक्त ऑफिस में होता है, यहाँ क्या कर रहा है। वह तो उमेश की गाड़ी में खूबसूरत लड़की के साथ निकला। वह उस खूबसूरत लड़की के साथ एक होटल में चला गया। मैं उनके पीछे पीछे होटल तक गई तो देखा वह दोनों लंच कर रहे थे। मैं गुस्से से भी पिघल रही थी। घर वापस आ गई। मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए कितने जतन कर रही थी और वह दूसरी लड़कियों के पीछे घूम रहा था। और उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया कि हो सकता है ये इत्तेफाक हो, लड़की उसकी कोई ऑफिस वगैरह की दोस्त होगी। ये सोचकर मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली दी। मगर कुछ ही दिनों बाद मैंने उन दोनों को फिर से एक साथ देखा। उस दिन मैंने अपने मायके वापस जा रही थी कि रास्ते में सिग्नल पर गाड़ी रुक गई तो मैंने उन दोनों को देखा। वे दोनों एक अस्पताल में जा रहे थे। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ये आदमी मुझे धोखे दे रहा है, मेरे होते हुए भी उसका किसी और के साथ संबंध है। अब अपने पति का सारा गेम समझ आ रही थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा पति शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए हर रोज रात को जानबूझकर मुझे सुलाकर उसके पास चला जाता होगा। मैंने फैसला कर लिया था, मैं इस राज की तह तक पहुँच कर रहूंगी। मैं अपना पति किसी कीमत पर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि वह जिस औरत के चक्कर में भी है, उन्हें उसके चंगुल से निकाल कर रहूंगी। उन दिनों एक और मुश्किल का भी मुझे सामना करना पड़ा। मेरी सास आए रोज मुझे पूछती कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं सास के ऐसे सवालों से घबरा जाया करती थी, लेकिन उमेश को जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। वह अपने कामों में इस तरह बिजी रहता और तेज परफ्यूम लगाना न छोड़ता। अब तो मैंने भी जिद में आकर उसे कहना छोड़ दिया था और जानबूझकर परफ्यूम लगाया करता था ताकि मैं उसकी वजह से जल्दी सो जाऊं। अब यही सब सोचकर सारा दिन मेरा उलझन में ही गुजरता था। एक दिन यूं ही सोचों में डूबी हुई थी कि मेरी बीपी बहुत तेज हाई हो गया और मैं बेहोश हो गई। और अब होश आया तो अस्पताल में थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था, पिछले 2 दिन से यही था। मुझे ये बात सुनकर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मैं हैरान हो गई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो वही लड़की थी जिसको 2 बार मैंने अपने पति के साथ देख चुकी थी। वह डॉक्टर मुस्कुराते हुए चली गई। मुझे थोड़ी देर बाद पहले अपने पति का सुनकर हैरत हुई थी, अब समझ में आ गया, क्योंकि वह 2 दिन यहाँ रहा था। मुझे यकीन हो गया था उसी डॉक्टर की वजह से रुका होगा ताकि उसके पास रह सके। वैसे भी वह इतनी खूबसूरत थी, किसी का दिल भी उस पर आ सकता था। यही बात मेरे दिल को चुभ रही थी। मेरी तबीयत ठीक हुई तो भाभी और भाई मुझे लेने के लिए आए और कहने लगे कुछ दिन अब तुम हमारे साथ रहो। मैं उनके साथ अपने घर चली आई। अपने कमरे में आकर जब मैंने अलमारी से कपड़े निकाले तो बहुत से सूखे हुए फूल मिले। उन फूलों को देखकर मुझे सब याद आ गया। कोई मुझे चाहता था और मेरा कोई दीवाना भी था जो मुझे फूल भेजता था, और मैं आज जिसको चाहती थी उसको मेरे प्यार की कोई कदर नहीं थी। अगले दिन भाई मुझे दोबारा अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें दोबारा चेकअप के लिए एक बार आना है। मैं भाई के साथ अभी सीढ़ियों पर ही थी जब मैंने उमेश को उसी डॉक्टरनी लड़की के साथ कमरे में जाते हुए देखा। उस बार लड़की ने गोद में बच्चा भी उठाया हुआ था। ये देखकर मेरा दिल दुखों में भर गया। मैं बीमार थी, मेरा पति अपने ही चक्करों में था। मैं भागकर गाड़ी में बैठ गई। भाई बेचारा परेशान हुआ, क्या हो गया, चेकअप नहीं करवाना? मैंने कहा कि नहीं, फिर कभी अस्पताल से मुझे डर लग रहा है।
खैर मैं घर आकर सारी रात में गुस्से में टहल रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस लड़की को कहीं गायब कर दूं, ताकि वे मेरे पति का पीछा छोड़ दे और मेरा पति मेरा होकर रह जाए। अगले दिन मैं भाभी को बताकर अस्पताल चली गई। मेरा इरादा था कि आज उस डॉक्टर को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। रिसेप्शन से पता किया तो मालूम हुआ कि वह कैफे में है। मैं वहां पहुंची तो मुझे जोर का झटका लगा। मैं उसके पास गई तो वह मुस्कुराकर खड़ी हो गई और मेरा हाल पूछने लगी। साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करके बोली कि ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा छोटा बेटा है। उसने कुर्सी पर बैठे हुए 2 साल के बच्चे को उठाते हुए कहा, जो मैंने कल उसके गोद में देखा था। मेरी हैरानी देखकर वह हंस पड़ी और कहने लगी, हम दोनों की पसंद की शादी है। किसी को लगता नहीं कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मैं ये सब देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं तो समझ रही थी कि वह तो मेरे पति पर डोरे डाल रही है, मगर ये तो खुद शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश लग रही थी। फिर उमेश के साथ उसका क्या रिश्ता है? वह कहने लगी कि उमेश हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। तुम बीमार थी तो उस बेचारे ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो कि तुम्हें उमेश जैसा पति मिला है। इस डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। उमेश तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। यही बात तो मैंने भी कह दी तो वह मेरी तरफ आश्चर्य होकर देखने लगी और बोली, तुम्हें हकीकत का मालूम नहीं है, जाओ जाकर सच मालूम करो। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे खुद सच मालूम करना चाहिए। ये तब ही हो सकता था जब मैं वापस घर चली जाती। मैं अस्पताल से घर वापस चली आई। मेरी सास और ननद मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें मना कर दिया कि उमेश को मत बताइएगा कि मैं वापस आई हूँ। उमेश को मालूम नहीं था कि मैं घर पर हूँ, इसलिए आज वह कमरे में आया तो उसने परफ्यूम नहीं लगाई थी। मैं देखना चाह रही थी कि आज वह मुझे सुलाने के लिए क्या उपाय लगाता है। मुझे कमरे में देखकर घबरा गया। कहने लगा, तुम कब आई? मैंने कहा कि आप खुद ही तो कहते हैं कि मैं आपके आते ही सो जाती हूँ, इसलिए आज आपकी शिकवा शिकायत खत्म करने का सोचा है। उमेश के रंग बिल्कुल फीके पड़ गए थे। कहने लगा, नहीं तुम जाकर सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से से कमरे में पड़ी चीजों को फेंकना शुरू कर दी। मैंने अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर फेंकना शुरू कर दिए। मैंने घर वापस जाने का सोच लिया था। अलमारी से कपड़े निकालते हुए मैंने एक सफेद लिफाफा को देखा। ना चाहते हुए भी मैंने उस लिफाफा को उठा लिया। वह किसी अस्पताल का था, शायद वह मेरी ही रिपोर्ट होगी। यही सोचकर मैंने वह खोल लिया, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरे कदमों तले से जमीन निकलती गई। वह रिपोर्ट उमेश की थी, उसे ब्रेन ट्यूमर था। यही हकीकत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं जमीन पर गिर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मैं भागती हुई उमेश के पीछे स्टडी रूम में गई। वहाँ पर मुझे एक और झटका लगा जब उसके स्टडी रूम में हर तरफ मेरी ही तस्वीर थी और वह सारी तस्वीर जहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ की थी। जब वह मुझे फूल भेजा करता था उस जगह की तस्वीर भी निकाल रखी थी। इसका मतलब ये था कि फूल भेजने वाला आदमी उमेश ही था। ये जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। उसके सामने जाकर उसकी रिपोर्ट रखती थी। वह चौंक पड़ा। मैंने रोते हुए पूछा कि ये सब क्या है? तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाई? उसने शर्मिंदगी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। मुझे तुम अच्छी लगती थी, मैं ही तुम्हें फूल भेजा करता था और तुम्हारी तस्वीर खींचकर यहाँ स्टडी रूम में लगाया करता। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए रिश्ता भिजवाया, मगर बाद में मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। उसका इलाज हो सकता था, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी शादी से पहले मेरा इलाज पूरा हो जाएगा, मगर डॉक्टर ने कहा कि अभी 2 महीना इलाज में लगेंगे। इसलिए मैं बेहोशी वाली परफ्यूम लगाकर कमरे में आता था। तुम्हें नींद आ जाए और तुम सो जाओ, खुद मैं उसी वक्त नहा लेता था तो उसका असर खत्म हो जाता। मैं चाहता था कि ये सब तुम्हें ना बताऊं। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दूंगा, तुम्हें साथ ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। वह लड़की मेरे कॉलेज की दोस्त है
और मेरे दोस्त की पत्नी है और डॉक्टर भी है। मेरा इलाज उसी के अस्पताल में हो रहा है और वही मेरा इलाज कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रही थी। तुमने हमें उस दिन लंच करते हुए देख लिया था। उस दिन मेरा दोस्त भी हमारे साथ ही था। रास्ते में उसे जल्दी ज़रूरी काम से जाना पड़ा तो वह कहने लगा कि तुम लोग जाकर खाना शुरू करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तुम उसी टाइम हमें देखकर वापस चली गई और जाने क्या सोचती रही मेरे बारे में। अपने पति की जुबानी ये सारी कहानी सुनकर मैं दंग रह गई थी। वे कितने अच्छे थे, मुझे तकलीफ से बचाकर खुद अकेला सब कुछ सह रहे थे। उन्होंने किसी को भी नहीं पता चलने दिया कि वे कितनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। अगर नहीं भी हुए तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, हमेशा हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। उमेश ने मेरा धन्यवाद करते हुए उसने माफ़ी मांगी। मैं कितना गलत सोच रही थी अपने पति के बारे में। मैंने उनका खुद से ख्याल रखना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद उमेश की सर्जरी हुई और उसका ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो गया। आज हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुशियाँ और गम आते रहते हैं। पति और पत्नी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी स्टोरी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।